हमने अपनी कल की पिछली वीडियो में जो है वो बात करी थी कि 26 डेज की कि कैसे हम 26 डेज के अंदर मैथ्स के, साइंस के और इंग्लिश के हम कैसे जो है वो चैप्टर्स कवर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज सुबह की शुरुआत जो है वो करते हैं मैथ्स के साथ। चैप्टर है आपका 5th अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अगर हम इसकी बेसिकली बात करें तो इसकी जो एक वीडियो है वो लास्ट में अपलोड करी गई थी, जिसके अंदर उसमें सारा कुछ मेंशन था कि अगर एमसीक्यू क्वेश्चन आपके बनेंगे तो कैसे बनेंगे। आज हम बात करते हैं अगर क्वेश्चन कुछ किस अलग तरह के आ जाए कि फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन आ जाए कि आपको 6th टर्म गिवन है और 8th टर्म गिवन है या 29th टर्म गिवन है और इसकी आपको 37th टर्म निकालनी है। अगर कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल भी सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे हम सम ऑफ द एन टर्म्स या सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स, सम ऑफ 25 टर्म, कुछ इस तरह के क्वेश्चन जो होंगे अगर हम उसकी बात करेंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत इसकी। एक्सरसाइज है 5.2 और इसका क्वेश्चन नंबर है आपका ये क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें आपको 11th टर्म और 16th टर्म जो है वो गिवन है। A11 और A16, जिसमें आपको A11 है 38 और 16th टर्म गिवन है 73। आपको निकालनी है इसके अंदर 31st टर्म। ठीक है जी, अब ये ध्यान रखिए यहां पर A11 है तो इसे हम लिख सकते हैं A प्लस 10D। A11 इज इक्वल टू A प्लस 10D और A16 को हम लिख सकते हैं इट इज A प्लस 15D। हमारे पास इसकी वैल्यू भी गिवन है। A11 टर्म है 38 और A16 है हमारे पास 73। करिए सॉल्व। इसको लिख लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस वन इज इक्वेशन सेकेंड। सो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब ऐसा करना क्यों है, हमें निकालनी है इसकी 31st टर्म। 31st टर्म को हम लिख सकते हैं A प्लस 30D। और अगर हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखें तो ना हमारे पास A गिवन है ना हमारे पास D गिवन है, तो हमारे लिए निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले हम इक्वेशन को करेंगे सॉल्व। तो इट इज A प्लस 10D, इसकी वैल्यू गिवन है आपके पास 38, देन A प्लस 15D, इसकी वैल्यू आपके पास गिवन है विच इज 73। सब्ट्रैक्ट करना है तो ऑब्वियस सी बात है साइन चेंज हो जाएंगे, A से A कैंसल, 15D में से 10D जाएंगे तो इट इज 5D। साइन आएगा माइनस का, 73 में से 38 जाएंगे तो इट इज माइनस 35। माइनस से माइनस कैंसल, तो D की वैल्यू यहां आपके पास आ जाएगी 35/5। तो D की वैल्यू हमारे पास आ गई 7। इस D की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। पुट वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट है हमारी A प्लस 10D इज इक्वल टू 38। सो A प्लस 10 इंटू 7 इक्वल टू 38। सो A प्लस 70 इक्वल टू 38। सो A इज इक्वल टू आ जाएगा 38 माइनस 70, तो A की वैल्यू इज माइनस 32। हमारे पास A की वैल्यू भी आ चुकी है और D की भी आ चुकी है। इन दोनों वैल्यूज को हम इस इक्वेशन में जो है जो थर्ड इक्वेशन है हमारी 31st टर्म निकालनी उसमें पुट कर देंगे। इसको 10 से क्यों किया? 10 इंटू 7 D की वैल्यू निकाली है ना यहाँ पे, हमारी D की वैल्यू क्या आई है यहाँ पे 7। A प्लस 10D है तो D की जगह हमने क्या वैल्यू रखी 7। आप सेकेंड इक्वेशन में भी रख सकते हो,
ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट टूल नहीं है क्या फर्स्ट इक्वेशन में हमें वैल्यू पुट करनी होती है, सेकंड में भी आप कर सकते हो। अब A31 निकालना है विच इज A प्लस 30D। A की वैल्यू हमने कितनी फाइंड करी -32 और D की वैल्यू है हमारी 7, सो इट इज -32 + 210। आप सॉल्व करेंगे तो आई थिंक इसका 178 आंसर आएगा और साइन प्लस का लगेगा क्योंकि प्लस वाली टर्म जो है वो हमारी बड़ी है। इस तरह के कितने भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, जैसे यहाँ पे तो 11th टर्म दे रखा है ना, कईयों में 4th और 8th टर्म दे रखा है, आपको वो आगे उसके आगे, जैसे क्वेश्चन नंबर इसका 18th है कि द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ एन AP is 24 and 6th and 10th टर्म is 44, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP। वो क्वेश्चन भी इसी तरीके से होने हैं। इसके बाद इसका ना क्वेश्चन नंबर है 10th इस एक्सरसाइज का। पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं इस एक्सरसाइज के, क्योंकि अगर सारा करवाने लगे एक क्वेश्चन तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा इसमें और समय हमारे पास है नहीं। ठीक है ना। तो क्वेश्चन है इसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10th कि द 17th टर्म ऑफ AP exceeds its 10th term by 7. Find the common difference. क्वेश्चन की फॉर्म चेक कर लेना, ग्रामेटिकल एरर्स पे ज्यादा ध्यान ना दिया जाए क्योंकि हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है इसमें। क्वेश्चन क्या है कि द 17th टर्म ऑफ AP एक्सीड इट्स 10th टर्म, की 17th टर्म जो है वो 10th टर्म से कितनी ज्यादा है, 7 ज्यादा। एक्सीड का मतलब होता है ज्यादा या बढ़ जाना किसी चीज का। तो हमारी 17th टर्म जो है, 17th मतलब A17 10th टर्म से कितनी ज्यादा है, 7। ठीक है। A17 को हम लिख सकते हैं A + 16D, A10 को हम लिख सकते हैं A + 9D + 7। कॉन्स्टेंट एक तरफ कर दो, वेरिएबल एक तरफ कर देते हैं। इट इज A + 16D। A + 9D जब लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो इसके सारे साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस वाले विच इज इन माइनस इज इक्वल टू 7। A से कैंसल, 16 - 9 विच इज 7D इज इक्वल टू 7। तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7/7 इट इज 1। इट्स नॉट 0, इसका आंसर 0 नहीं आएगा, इट्स 1 आएगा। D से D आप कैंसल, 7 से 7 हमारा कैंसिल होएगा, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 1। ठीक है जी। बहुत इजी क्वेश्चन है, कई बार वो शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में वो डाल देते हैं, देखने में लग रहा है कि बहुत मुश्किल है, पर जब हमारी ये स्टेटमेंट बन जाएगी तो क्वेश्चन करना में बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इसमें। How many multiple of 4 lie between 10 and 250? ये क्वेश्चन आई थिंक जी। How many multiple of 4s लाई बिटवीन 10 and 250? मतलब 10 और 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल होंगे। मल्टीपल मतलब 4 के टेबल में आने वाले कितने नंबर होंगे। तो देखिए 10 जो है हमारा वो 4 के टेबल में नहीं आता। ठीक है। तो इससे अगला नंबर देखिए 11, वो भी नहीं आता। 12 आता है, 4 3 12। एक चीज ना इसमें ध्यान रखना, बहुत कॉमन है, यहाँ पर वो 3 भी दे सकते हैं, 5 भी दे सकते हैं, 6 भी दे सकते हैं, 7 भी दे सकते हैं। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्या हमारी बुक में तो है नहीं, आ कैसे गया, कोई बात नहीं। आप ये देखो कि 4 का 4 से डिवाइड करना है, पहला नंबर हमें पता लग गया कि 12 है, अब ये 4 का गैप लेते चलो आप। 12 के बाद 16, देन 20, 24, देन लास्ट नंबर हम देखेंगे। ठीक है।
अगर 5 से डिविजिबल देखेंगे तो पहला नंबर क्या हो जाता है 10, फिर 15, 20, 25। अगर वो 6 से पूछते तो भी पहला नंबर होता है 12, सेकंड होता है 18, देन 24, 30। 7 से देखते तो 7 से होता है 14, 21, 28। तो कोई भी नंबर आ सकता है। हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है हमारा यहाँ पर कि 4 अगर क्या दिया तो 4 ही रहेगा, इट इज नॉट कंपल्सरी। लास्ट नंबर देखना बड़ा जरूरी है क्योंकि 250 हमारा एग्जैक्टली देखें 4 से डिवाइड होता है कि नहीं होता। 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, नो। रिमाइंडर कितना बच रहा है 2। अगर मान लो कि 250 में से अगर 2 नंबर कम हो जाए तो हमारा नंबर जो है एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को ना समझने का, लास्ट नंबर निकालने का ना तरीका यही है कि जो नंबर आपको दे रखा है उसे उस नंबर से डिवाइड करके देख लिए, नहीं डिवाइड हो रहा तो जितना हमारे पास रिमाइंडर है ना उसमें से माइनस कर दो, आपके पास एग्जैक्ट नंबर आ जाएगा। तो 248 को आप डिवाइड करके देखो, 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, हो रहा है पूरा डिवाइड। तो लास्ट नंबर क्या बन गया हमारे पास 248। तो यहां से a की वैल्यू आ जाएगी 12, d हमारे पास है 4, ये an है। हमने लास्ट में भी ये डिस्कस किया था क्योंकि इसके आगे हमारे पास टर्म वर्ड का यूज नहीं है। टर्म्स तो हमें निकालनी है कि कितने नंबर है इनके बीच में। तो यहां फॉर्मूला है हमारा an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू 248, a की वैल्यू है 12, d की वैल्यू है 4। इसमें ना बच्चे कुछ गलतियां कर रहे हैं इस क्वेश्चन को करने में। वो क्या करते हैं कि इस 4 को डायरेक्टली यहां लेके जा रहे हैं, मल्टीप्लाई में है सीधा वहां ले जाओ, डिवाइड में है। होता है ऐसे, ऐसी बात नहीं कि ऐसा पॉसिबल नहीं होता, पर इसमें होगा क्या कि यहां देखो ना कि अगर इसको मैं सोल्व करूं इस पूरी इक्वेशन को तो एग्जैक्टली बननी क्या चाहिए, इट इज 12 प्लस 4 एंड माइनस 4। 12 में से 4 गए 8, यही बनना चाहिए ना। पर गलती होती क्या बच्चों से, वो डायरेक्ट 4 को इससे मल्टीप्लाई तो करते नहीं, वो डायरेक्ट सीधा इसको डिवाइड में ले जाते हैं, जिससे कि उनका फिर पूरा क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है। तो इस कंफ्यूजन को से बचने के लिए क्या करो कि सबसे पहले जो प्लस में है ना ये, इसे इस तरफ ले आओ। इट इज ठीक है, क्या बन गया हमारे पास यहाँ पे 248 में से 12 जाएंगे, इट इज 236। अब ले जा सकते हो आप। $59 इक्वल टू n माइनस 1, तो इट इज 60 इक्वल टू n। पर अगर बच्चे दूसरे तरीके से जो कर रहे हैं, अब आप फर्क देखिएगा कि क्या पड़ता है। 248 वो क्या करते हैं, डायरेक्ट 4 को ले आते हैं डिवाइड में, 12 प्लस n माइनस 1 62, फिर 12 को लेके आते हैं, यहां बच जाता है 50, माइनस के 1 है, देन n की वैल्यू यहां पर क्या आ जाती है हमारे पास 51। फाइंड द डिफरेंस, यहां पर n की वैल्यू हमारे पास कितनी बन रही है 60, यहां पर हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ रही है 51, आप खुद देख लो। तो ये गलती आपको करनी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम 12 को इधर शिफ्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कट करके 59, यहाँ डिवाइड करके, देन आप इसको प्रॉपर सॉल्व करेंगे। 59 में एक के प्लस किया, n माइनस 1 था ना, माइनस का 1 आपका राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड जाके प्लस में आ जाएगा। 2 होता तो मैं 2 प्लस कर देता, 3 होता तो 3 प्लस हो जाता। तो साथ के साथ गलतियां ना सिर्फ इसीलिए बता रहा हूँ कि पेपर में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एटलीस्ट जब आपको आपकी गलतियां पता होंगी कि ये चीज हमें नहीं करनी, तो शायद आप इसको अवॉइड भी करेंगे। ठीक है जी। तो इसके अमूमन क्वेश्चन ऑलमोस्ट सारे ऐसे ही होने वाले, जो आपको हर तरह के तो क्वेश्चन जो है मैंने बता दिया। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो या कोई और क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना कि सर ये वाला क्वेश्चन जो है वो करवा दिया जाए, क्योंकि टाइम थोड़ा कम है, एक ही वीडियो में हमें काफ़ी कुछ अभी कवर करना है। टाइम भी कम है और दिन भी हमारे पास बहुत कम है, तो जितना बेसिकली हम कवर कर सकेंगे वो ज़्यादा बेटर है। एक बार सारे चैप्टर्स का बेसिक हो जाए जितना हमने सोचा है,
उसके बाद चाहे आप प्रॉपर जिस जिस एक्सरसाइज की कहेंगे मैं पर्टिकुलर उसकी वीडियो जो है वो आपको बना के दे दूंगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। अब बात करते हैं हम इसके सम ऑफ टर्म्स की, सम ऑफ 20 टर्म्स, सम ऑफ 30, सम ऑफ 40, जिसकी भी हमें निकालनी। एक्सरसाइज है आपकी 5.3 और आपका जो फॉर्मूला है इसमें वो है Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक फॉर्मूला मैंने और शायद इसमें बताया था लास्ट टाइम कि अगर हमें फर्स्ट टर्म भी गिवन है और लास्ट टर्म भी गिवन है तो इन दोनों क्वेश्चन को साइमल्टेनियसली हम करके चलेंगे एक साथ, पता लगे कि किस में हमें क्या फॉर्मूला लगाना है। मोस्टली बच्चों को कंफ्यूजन रहते हैं कि सर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करें कि ये वाला फॉर्मूला यूज करें। ये शॉर्टकट है हमारा और कहाँ यूज होना है देखते हैं इसमें। जैसे उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। ठीक है कि 8 के पहले 15 मल्टीपल्स बताओ क्या होते हैं। 15 मल्टीपल मतलब 8 के टेबल पे आने वाले पहले 15 नंबर क्या होगा। पहला नंबर 8 होगा, देन 16 होगा, देन 24 होगा, देन लास्ट में अगर मैं जाऊं तो मेरा 120 होगा। अब मुझे पता कैसे लगा, ये क्वेश्चन भी हो सकता है। 8 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो, पता लग जाएगा लास्ट नंबर क्या है। अगर उन्होंने 20 मल्टीपल पूछो तो 20 से कर देना, 25 पूछो 25 से कर देना। ठीक है, नहीं तो फिर आपको पूरा टेबल लिखना पड़ेगा। पहले 8 1 से 8, देन 8 2 से 16, वो थोड़ा लंबा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा आपके लिए। अब कैसे हमें पता लगेगा कि ये फॉर्मूला लगाना है कि ये लगाना है। लगा ये भी सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं लगेगा, पर ये हमारा ये है कि टाइम स्पेयर करेगा, टाइम बचाएगा। देखो n पता है, n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है हमारे पास, 15। ठीक है, फर्स्ट टर्म होती है a, l से होता है लास्ट टर्म। मेरे पास फर्स्ट टर्म भी है, मेरे पास लास्ट टर्म भी है, तो फिर मैं क्यों इसको यूज करूंगा इधर कि मैं पहले कॉमन डिफरेंस निकालूंगा सबके, फिर मैं यहाँ वैल्यू पुट करूंगा, फिर सॉल्व करूंगा। मैं डायरेक्ट कर सकता हूं इसको। तो S15 a की वैल्यू है 8 और लास्ट टर्म है मेरी 120, so it is 15/2 into 128। your answer is 960। पर ये हमें कब करना है, जब हमें पहली टर्म भी पता है और लास्ट टर्म भी पता है और उनका सम निकालना है। कहीं an वाले में मत चूज कर देना, जब पर्टिकुलर लिखा होगा कि फाइंड द सम ऑफ, नहीं तो इस क्वेश्चन को वो चेंज भी कर सकते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, कुछ ऐसा लिख दें। ठीक है ना, वो चेंज भी हो सकता है। वो कॉमन डिफरेंस के लिए कह दें सिर्फ कि सिर्फ कॉमन डिफरेंस बताओ। तो क्वेश्चंस ध्यान से पढ़ के हमें करना, ये नहीं कि क्वेश्चन आ गया सामने और हमने कर दिया। फाइंड द नंबर आएगा तो an वाला फॉर्मूला आएगा। देखो फाइंड द एंड, या तो आपको an निकालने के लिए पूछा जाएगा उसमें किसकी लास्ट टर्म क्या बनेगी। उस क्वेश्चनों में सम वर्ड का यूज नहीं होगा। इस चीज को माइंड में बिठा लो कि जहां पर आपका सम वर्ड यूज नहीं हो रहा वहां हमारा फॉर्मूला रहेगा an प्लस इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। और जहां सम वाला फॉर्मूला यूज लिखा वर्ड आ गया तो या तो ये फॉर्मूला लगेगा आपका फर्स्ट और लास्ट टर्म गिवन होगी, या फिर आपका ये फॉर्मूला लगेगा। इस चीज को हमें ध्यान में रख के चलना है। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन है इसके अंदर कि फाइंड द सम ऑफ 22nd टर्म्स ऑफ एपी। क्वेश्चन समझना क्या है, पता लगेगा कि हम फॉर्मूला कैसे चेंज करके दूसरा लगा रहे हैं। फाइंड द सम ऑफ 22 टर्म्स ऑफ एपी, जहां पे आपको डी आई थिंक दे रखा है 7 एंड 22nd टर्म दे रखी है 149। अब देखिए इसमें ये तो है ही नहीं हमारे पास, उन्होंने लास्ट टर्म बता दी कि 22nd टर्म निकालनी, ये 22nd टर्म उन्होंने बता दी 149 है। हमें लास्ट टर्म पता लगी कि हमारे पास क्या आ रही है 149, पर ए तो नहीं है ना हमारे पास, कैसे करोगे। अब यहां पर हम ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास ए की वैल्यू गिवन नहीं है।
हमें अब ए की वैल्यू यहाँ पर जो है वो पहले निकालनी पड़ेगी। अब क्वेश्चन जरा ध्यान से समझ के चलो कि क्वेश्चन है क्या। फाइंड द सम ऑफ 22 टर्म्स ऑफ एपी। उन्होंने अभी कहा है कि सम निकालना है, सम निकाल के उन्होंने दिया नहीं है, उन्होंने ये बता दिया कि 22nd टर्म जो होगी वो 149 होगी, ठीक है, और डी क्या होगा 7 होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, हमें ए निकालना है। तो ए निकालने के लिए हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, ए एन वाला। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है जी। क्योंकि उस समय पता लग गया ना, क्योंकि देखो अब सीरीज क्या बन गई, हमें ए नहीं पता, हमें उन्होंने लास्ट नंबर बता दिया वो है 149। मेरे पास एन भी है, एन कितना है 22, मेरे पास डी की वैल्यू भी है, डी की वैल्यू कितनी है 7। तो सबसे पहले ए भी तो पता होना चाहिए ना। और यहां मैं ये फॉर्मूले में पुट कर नहीं सकता, क्यों, क्योंकि मेरे पास सम नहीं। अगर सम होता तो मैं डायरेक्ट यहीं से ये निकाल देता। यहां पर मेरे पास दो चीजें मिसिंग है, सम भी मिसिंग है और ए भी मिसिंग है। तो इन दो वैल्यू से दोनों निकालना मुश्किल है, ठीक है। एक चीज तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, दोनों कैसे निकालेंगे। तो इसलिए सबसे पहले हम इसमें यूज करेंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी है 149 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1, एन कितना है 22, डी की वैल्यू कितनी है 7, ठीक है जी। तो इट इज 149 इज इक्वल टू ए प्लस 21 इंटू 7। तो 149 इक्वल टू ए प्लस 147, 147 प्लस में दूसरी साइड आके माइनस में, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब देखो ये भी आ गया आपके पास, लास्ट टर्म भी पता है, एन भी पता है, तो अब डायरेक्ट उस फॉर्मूले में लगा लो। फॉर्मूला हमारा क्या है, एन बाई 2 ए प्लस एल, एन कितना है 22/2, ए की वैल्यू कितनी निकाली हमने 2, एल हमारे पास कितना है 149, तो 22/2 इंटू 151 मल्टीप्लाई कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। तो हर चीज को हमें देख के चलना कि क्वेश्चन की फॉर्मेशन हमें कैसे दे रखी है, हमें निकालना क्या है। जब तक हम इस चीज को देख के नहीं चलेंगे ना, हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। और ये एक्सरसाइज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली एक्सरसाइज, इसमें से कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन बन ही जाता है, और 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनने वाला है। नहीं तो एक केस स्टडी बना देंगे वो 5 मार्क्स की, उसमें अगर उन्होंने सब निकालने को दे दिया तो आपके लिए फिर मुश्किल ना हो जाए। तो इस चीज को ध्यान में रख के चलना है कि हमारा n/2 वाला फॉर्मूला कहाँ लगना है और ये वाला फॉर्मूला हमारा कहाँ लगना है। अब हम बात करेंगे इस फॉर्मूले के क्वेश्चंस की, ठीक है। इस चैप्टर के फंडामेंटल्स क्लियर होने बड़े जरूरी हैं, नहीं तो ये चैप्टर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स ऑफ एपी। क्वेश्चन क्या है हमारा कि 51 टर्म्स का सम निकालना है, ठीक है। 51 टर्म्स का सम निकालना है। उन्होंने हमें टर्म दे दी सेकंड और थर्ड, 14 और 18। उन्होंने हमें सेकंड टर्म दे दी 14 और थर्ड टर्म दे दी 18। बताइए उसमें ये फॉर्मूला लग ही नहीं सकता हमारा, क्योंकि सिर्फ सेकंड थर्ड है, फर्स्ट और लास्ट थोड़ा है हमारे पास, तो हमारे में ये फॉर्मूला हमारा जो है वो नहीं लगने वाला। तो करें कैसे, सबसे पहले तो ए निकालना पड़ेगा, ए भी नहीं है हमारे पास, तो पुट क्या करोगे यहाँ पे, सेकंड और थर्ड टर्म है, सेकंड थर्ड टर्म का तो यहाँ कोई ऑप्शन ही नहीं है कि सेकंड और थर्ड टर्म लिख के आंसर निकाल सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। डी भी गिवन नहीं है मुझे, बस एन गिवन है मेरे पास, एन मेरे पास 51 है सिर्फ, इसके अलावा तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। इसको सॉल्व करना कैसे, A2 क्या होता है हमारे पास a प्लस टी, और A3 होता है a प्लस 2d। a प्लस टी की वैल्यू आएगी 14 और इसकी वैल्यू दे रखी है हमें 18, यही दे रखा है ना। a सेकेंड कितना है 14, a थर्ड कितना है 18। So this is the equation first and this one is the equation second। करिए वैल्यू को सॉल्व करिए, इसकी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। ये सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड कर लो यहाँ,
जैसे मर्जी लिख लो, प्रॉपर अगर लिखना हो ना वहां पे तो उसको ऐसे लिखो फिर आप। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी a प्लस डी इज इक्वल टू 14। ये ध्यान रखिएगा, इसको ना लिखना का भी बहुत बड़ा मैटर होता है। अगर मैंने लिखा है ना कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो मतलब पहली इक्वेशन को हम पहले लिखेंगे और फिर सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे। और अगर मैं यहाँ लिख देता ना सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो मैं सेकंड इक्वेशन को ऊपर लिखता और फर्स्ट को नीचे लिखता। इन चीजों का भी मैटर होता है। ये मत सोचो कि ऐसे ही बस डायरेक्ट हमने लिख दिया और हो जाता है। ए से कैंसिल, यहाँ बच की वैल्यू आपकी माइनस डी और -4, तो डी की वैल्यू आ गई 4। पुट वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास a प्लस डी इज इक्वल टू 14। तो d की वैल्यू आई है हमारे पास 4 इज इक्वल टू 14, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 14 माइनस 4 विच इज 10। a भी आ गया जी, d भी आ गया। तो अब बताइए क्या मैं लास्ट उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर सकता हूँ? नहीं। क्यों? क्योंकि अभी भी मेरे पास लास्ट टर्म गिवन नहीं है। सर फिर 51 टर्म 51 टर्म्स है ना, वो n है। उन्होंने ये थोड़ा कह दिया कि 51 टर्म आपको गिवन है, उन्होंने तो दे ही नहीं रखे 51 टर्म। उन्होंने तो सीधा कहा है कि 51 टर्म्स का सम निकालो। उन्होंने 51 टर्म गिवन नहीं कर रखी, उन्होंने डायरेक्ट आपको एक बात कही है कि 51 टर्म्स का आपको क्या निकालना है, सम निकालना है। पिछले क्वेश्चनों में क्या होता था कि फर्स्ट ए भी हमारे पास था और लास्ट टर्म भी थी। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें तो डायरेक्ट हमारे पास सिर्फ ए है, डी है और एन है, एल नहीं है हमारे पास। मैं आपको यही डिफरेंस समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि वहां पर 51 टर्म्स की वैल्यू आपके पास गिवन नहीं है। उन क्वेश्चनों में हमारे पास लास्ट टर्म गिवन थी और आपने ध्यान देखा हो उसके आगे टर्म वर्ड यूज नहीं हुआ था। यहाँ तो आपको 51 टर्म्स निकालनी है, इनका सम निकालना है। तो करिए फॉर्मूले में पुट S51 n/2 51/2। a की वैल्यू कितनी है 10 प्लस 51 माइनस 1 और d की वैल्यू हमने निकाली है 4। 51/2 इट इज 20 प्लस 50 इंटू 4। 51/2 20 प्लस 200, your answer is 5610। ठीक है जी। क्वेश्चन को करने के तरीके बहुत हैं, बस यह है कि मैं सिर्फ आपको कंफ्यूजन नहीं करना चाह रहा। मैं चाहूं तो इस फॉर्मूले से भी कर सकता हूं, पर उसके लिए मुझे 51 टर्म निकालनी पड़ेगी। ए आ गया, डी आ गया, 51 टर्म फाइंड करूं, मैं डायरेक्ट वहां भी पुट कर सकता हूं। पर हम कंफ्यूज नहीं होना चाहते, हमें यह है कि डायरेक्ट हमें पता लगे कि हमें कहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाना है, वो हमें पता होना चाहिए। कि ये ध्यान रख लो, जहां लास्ट टर्म गिवन है वहां वो फॉर्मूला यूज होगा फर्स्ट और लास्ट में, और जहां लास्ट टर्म गिवन नहीं है, जरूरी नहीं है कि आपको सब में ऐसा सॉल्व भी करना पड़ेगा। कहीं में वो आप डायरेक्ट भी दे सकते हैं कि आपके पास एन भी हो, ए भी हो, डी भी हो, या आपको डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हो आप। पर जिसमें नहीं है आपको फिर ये प्रॉपर सीक्वेंस से ही चलना पड़ेगा। अब क्वेश्चन में ए और डी गिवन नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है, हमें फॉर्मूला तो लगाना ही पड़ेगा, ये सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, तभी उनके सम निकाल पाओगे ना। आपके पास फर्स्ट टर्म भी गिवन नहीं है, आपके पास कॉमन डिफरेंस भी गिवन नहीं है, तो सम कैसे निकाल लेंगे? तो इसलिए हमने पहले इसमें एन वाला फॉर्मूला लगाया और उसके बाद इसमें सम वाला लगाया। अब इसमें क्वेश्चन है, देखो कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल में 5th चैप्टर की भी बात करूंगा क्योंकि इसके कंफ्यूज डाउट्स दूर करना बड़ा जरूरी है ये। कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर व्हिच इज डिविजिबल बाय 6। उन्होंने डायरेक्ट दे दिया 40 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है, इनका सम निकालना। डिविजिबल किससे होने चाहिए? अभी हमने लास्ट में ऐसा क्वेश्चन अभी करा है ना, जिसमें पहला नंबर 6 से डिविजिबल क्या होगा 6, दूसरा क्या होगा 12, तीसरा क्या होगा 18। 40 निकाले, 40 से मल्टीप्लाई कर दो, 40 इंटू 6 कितना हो जाएगा
240। अब बताइए वो फॉर्मूला लग सकता है? बिल्कुल लग सकता है। क्यों? मेरे पास फर्स्ट टर्म भी गिवन है, मेरे पास लास्ट टर्म भी गिवन है, मुझे एन भी पता है कितना है, तो ऑब्वियस मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दूंगा इसमें। ठीक है, एस एन इक्वल टू एल बाई टू इंटू ए प्लस एल। एन की वैल्यू कितनी है? 40/2। ए है हमारे पास 6, एल है हमारे पास 240। ये आपका आंसर आ गया। बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, देखो कंसेप्ट फिर से मैं कह रहा हूं, हमें फर्स्ट लास्ट टर्म पता होनी चाहिए। इसके अंदर अब एक क्वेश्चन और है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो अब मैं करवाऊंगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एपी इज 49। क्वेश्चन की ना स्टेटमेंट को ध्यान से समझ के चलना, मैं लिख देता हूं इसको प्रॉपर। यहां ना इस क्वेश्चन में बच्चा बहुत गलतियां करता है। देखना डायरेक्ट क्वेश्चन में एक आधा वर्ड मिस भी हो सकता है, पर क्वेश्चन एग्जैक्टली यही है। क्वेश्चन देखिए क्या है कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स आर 49। उन्होंने बता दिया कि पहली 7 टर्म्स का जो सम है वो 49 है, सम वर्ड यूज हुआ है। ठीक है, और 17th टर्म्स का जो सम है वो 289 है। दो कंडीशन दे दी, और तीसरी कंडीशन क्या दी उन्होंने कि हमें n टर्म्स का सम निकालना है। दो चीजें हमें दी हैं, पर यहां ये भी ध्यान रखो ए भी नहीं है, नहीं दिया ना, फर्स्ट टर्म नहीं लिखी कहीं भी, कॉमन डिफरेंस भी नहीं लिखा हुआ कहीं पे, लास्ट टर्म भी नहीं दे रखी, सीधा उन्होंने क्या दे दिया? सम दे दिया। मतलब उन्होंने हमें क्या दिया है? S7 विच इज 17। तो हमारा SN का फॉर्मूला क्या होता है कि SN इज इक्वल टू क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है जी, सम दे दिया उन्होंने हमें। S7 टर्म्स का सम कितना है? 17। ठीक है जी, तो 17 इक्वल टू n की वैल्यू क्या है? 7, तो 7/2 देन 2a प्लस 7-1 इंटू, जहां जहां n था मैंने 7 लिख दिया, और जहां मेरे को सम गिवन था मैंने वहां पर सम की वैल्यू लिख दी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 17 को 2 से करेंगे इट इज 34, देन 7 2a प्लस 7 में से बन जाएंगे इट इज 60। ठीक है जी, यही दे रखा ना, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एपी। 49 है, 17 नहीं है, मैंने 49 है, S7 गलत लिख दिया हमने यहाँ पे, अभी सारा क्वेश्चन गलत हो जाता। S7 कितना है हमारे पास? 49। ठीक है, अब करिए मल्टीप्लाई। 49 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, 7 मल्टीप्लाई में है तो ये आ जाएगा आपके पास डिवाइड में, और यहाँ बच जाएगा 2a प्लस 60। 7 7 से 49, तो इक्वेशन बन गई 2a प्लस 60 इज इक्वल टू 40, विच इज इक्वेशन फर्स्ट। क्वेश्चन दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं। सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स आर 49। n की जगह हमारे पास आ गया 7, और सम ऑफ 7 टर्म्स कितना था? 49, इसलिए हमने लिख दिया 49। 2 डिवाइड में था, लेफ्ट हैंड साइड जाके मल्टीप्लाई में, 7 मल्टीप्लाई में था तो लेफ्ट हैंड साइड जाके डिवाइड में। हमें पता है कि वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन हमारी यहाँ से कि 7 7 जा 49, तो 7 इंटू 2 इट इज 14, तो इक्वेशन बन गई 2a प्लस 60 इज इक्वल टू 14। अब बात करते हैं सेकेंड इक्वेशन की। S17
एस एन इज इक्वल टू सेकेंड के लिए n बाई 2 देन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। अब आप यहाँ क्वेश्चन पूछ सकते थे कि सर an वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया आपने? नहीं लगा सकता ना, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट मुझे सम दे रखा है। तो अगर मुझे सम दिया तो मैं an वाले की बात ही नहीं करूंगा, मैं तो सम वाले फॉर्मूले की बात करूंगा। तो यहां पर n बाई 2 17 बाई 2 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू S17 की वैल्यू कितनी ली है उन्होंने? 289। 289 इक्वल टू 17 बाई 2 2a प्लस 16d। 2 डिवाइड में है, देन इट इज इन मल्टीप्लाई। ये डायरेक्ट कर जाता है 17 पे। कुछ चीजें ना छोटी छोटी सी माइंड में रखा करो, क्योंकि 17 का स्क्वायर होता है 289, तो डायरेक्ट ये 17 पे कट जाएगा। तो यहाँ इक्वेशन बन गई 34 इक्वल टू 2a प्लस 16d। इक्वेशन सेकेंड। आप कॉमन ले सकते हो, लेना चाहते हो तो ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। पर अगर आपको लगता है कि नहीं यार कॉमन लेंगे तो हमसे गलत हो जाएगा क्वेश्चन, तो आप रहने दो। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, हमारा डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, तो कोई ज्यादा रहेगा नहीं इसमें। तो इक्वेशन सेकंड, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास? 2a प्लस 6t इज इक्वल टू 14, और यहाँ इक्वेशन है 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 34। चेक कर लेना कहीं गलती ना हो इसमें, लग तो नहीं रहा। लेट अस सी। माइनस 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 16 में से 6 जाएंगे, इट इज माइनस 10d, इट इज माइनस 20। तो d की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी हमारे पास? 20 बाई 10। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0। d की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गया जी d। अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे किसी भी इक्वेशन में, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में। तो पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? 2a प्लस 6t इज इक्वल टू 14। d की वैल्यू है हमारे पास 2 इज इक्वल टू 14, तो 2a प्लस 12 इज इक्वल टू 14 माइनस 12। सो 2a इज इक्वल टू 2, और a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 2 बाई 2। इट इज 289 कैसे है? बच्चे गिवन है वहां पे साफ लिखा हुआ है कि सम ऑफ द फर्स्ट 17 टर्म्स आर 289। तो S17 की जगह मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर? 289। और n हमारे पास गिवन है कि 17 टर्म्स है, तो इसलिए n की जगह पे हमारा आया है 17। ठीक है जी। तो हमारे पास यहाँ से a की वैल्यू भी आ गई और t की वैल्यू भी आ गई। अब मुश्किल क्या रह गया? सिर्फ हमें क्या निकालना है? सम ऑफ n टर्म्स। लास्ट है इसका। तो सम ऑफ n टर्म्स के लिए ऐसे नहीं रहेगा फॉर्मूला, n बाई 2। अब यहां देखिए हमने फॉर्मूला नहीं लगाया n बाई 2a प्लस l वाला। फर्स्ट टर्म पता है मुझे, लास्ट टर्म नहीं पता, तो इसलिए हमने लास्ट टर्म के लिए वो फॉर्मूला यूज नहीं किया। इट इज n की जगह तो n ही रहेगा, क्योंकि n टर्म्स का तो सम निकालना है हमें। a की जगह क्या आ जाएगा? 2 प्लस n, तो n ही रहेंगे, n टर्म्स है क्योंकि, और d की जगह वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4। यही है ना? नहीं, t भी हमारे पास 2 है, 4 नहीं है। करिए सॉल्व। n बाई 2, 2 प्लस 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा? 2 को -1 से करेंगे तो -2। 2 से 2 कैंसिल, तो n बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2n। 2 से 2 यहाँ भी, n को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? n स्क्वायर। तो ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, सबसे जरूरी क्वेश्चन था ये, और आप समझ सकते हैं कि कैसे इसको करना है। सबसे पहले एस से मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट 7 टर्म्स हैं, उसका सम दे रखा है, हम डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे कि इक्वेशन बनेगी। 17th टर्म का दे रखा है सम, आप उसका सेकंड इक्वेशन बनाएंगे। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम वैल्यू निकालेंगे डी की। उस डी की वैल्यू जो है हम किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, तो हमारे पास वैल्यू किसकी आ जाएगी? ए की। देन वी फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स।
तो ये कुछ एक क्वेश्चंस थे एक्सरसाइज 5.3 के। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा लगता है कि जो आपको समझना है या ज़रूरी है, मैंने ऑलमोस्ट सारे तरीके के इसमें बता दिए कि क्वेश्चंस क्या हैं। मैंने मिसिंग टर्म्स वाले बस क्वेश्चन अभी छोड़े हैं, वो जब प्रॉपर एक्सरसाइज पूरी करेंगे वो तब देख लेंगे, तब फिर हम इन क्वेश्चनों का रिकैप नहीं करेंगे, सिर्फ उन्हीं के ऊपर बात करेंगे। तो इस चैप्टर के आपको MCQ बता दिए गए हैं सारे, ठीक है। AN वाले क्वेश्चन सॉल्व कैसे होने हैं वो बता दिए, SN वाले बता दिए। इसके अलावा भी अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि ये क्वेश्चन हमें समझना है, ठीक है जी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट चैप्टर्स की जो बात करेंगे वो होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो उसको कोशिश करेंगे कल हम कवर करने की, ठीक है जी। थैंक यू सो मच। इस प्रॉपर वीडियो को देख लेना, इसमें काफ़ी कुछ है। अगर फिर भी आपको कोई इसमें सजेशन है या कुछ भी आपका क्वेश्चन है, कुछ करवाना चाहते हैं आप या जो समझना चाहते हैं, तो उसे ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच। एक चीज़ तो रह ही गई हमारी, मैंने वीडियो तो ख़त्म कर दी, पर एक चीज़ रह गई जो हमने बात करी थी कि आपको साइंस के रोज़ 4 क्वेश्चन बताए जाएंगे और आपको इंग्लिश के जो है वो एक समरी बताई जाएगी या पोइम बताई जाएगी कि आपको करना किसका। तो साइंस के जो 4 क्वेश्चन हैं वो आपके हैं। एक तो फर्स्ट चैप्टर का ही है कि विस्थापन और द्विविस्थापन में हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए बताऊंगा। विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर लिखो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका सेकंड क्वेश्चन है आपको संक्षारण और विकृत गणिता को परिभाषित करो। कोरोजन और डेंसिटी क्या होती है। थर्ड क्वेश्चन है आपका आई थिंक सेकंड चैप्टर का। फर्स्ट ही क्वेश्चन है कि पीतल और तांबे के बर्तनों में हमें खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। तो आई थिंक क्वेश्चन बनेगा कि वाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंस नॉट बी केप्ट इन द I think brass copper vessels, not brass, it is copper vessels. And the fourth question is हाँ कि सोडियम को कैरोसिन के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। Why we kept sodium या why we immersed sodium in the kerosene oil। तो ये 4 क्वेश्चन है, इनमें से काफ़ी क्वेश्चन जो है वो आप पिछले सेक्शंस में देख सकते हो। पिछले क्वेश्चन पेपर अगर आप उठाओगे तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है इसमें से आपको रिपीट मिल जाएंगे। 4 क्वेश्चन आपको प्रीवियस वीडियो में बताए थे, 4 ये हो गए, तो टोटल हो गए क्वेश्चन आपके 8। और सेकंड हम बात करें पोइम है आपकी फायर एंड आइस, ठीक है। अब फायर एंड आइस जो है उसके जो पोइट है आई थिंक वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उन्होंने ही लिखी है। उसमें भी क्या है कि हमारा अगर हम बात करें कि अगर हम अपने वर्ल्ड को डिस्ट्रक्शन की, तो वो कहते हैं कि 2 बार हो सकता है, एक बार फायर से एक बार आइस से। अब उन्होंने फायर को किससे कंपेयर किया बताइए। फायर है हमारी डिजायर्स, ठीक है, कि हमारी इच्छाएं जो है वो निरंतर बढ़ती जा रही हैं। उन इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए हम कोई भी इलीगल काम, अनएथिकल काम वो सारे करते हैं। क्यों? सिर्फ अपनी डिजायर्स पूरी करने के लिए। और एक समय शायद वो कहता है कि ऐसा आ जाए कि लोग अपनी इच्छाओं पूरी करने के लिए शायद दूसरों की हत्या करनी ही ना शुरू करते। ये उसकी इसेंस है, उस पोइम के अंदर जो मैटर है ना वो ये है। इसलिए उसने कंपेयर किया डिजायर्स को फायर के साथ कि जिस तरह फायर जो है वो बढ़ती चली जाती है। आप एक जंगल में अगर आप ध्यान से देखें तो जंगल में थोड़ी सी चिंगारी लगने की देर है, पूरे जंगल को आग तबाह कर देती है। तो ऐसे ही हमारी इच्छाएं हैं, जब हमारी इच्छाएं निरंतर बढ़ती चली जाती है ना, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी डिस्ट्रक्शन जो है वो ला सकती हैं। अगर आज हम सोसाइटी में देखें या वर्ल्ड में देखें तो बहुत सारे इलीगल काम, अनएथिकल काम या दूसरों के साथ जो गलत करा जा रहा है वो अपनी सिर्फ इच्छाओं की पूर्ति के लिए करा जा रहा है, इसके अलावा कोई दूसरा और काम नहीं होता। और सेकंड उसने कंपेयर किया है, उन्होंने आइस को जो कंपेयर किया है वो करा हीटर से। हीटर क्या है? नफरत। कि जिस तरह आइस जम जाती है एक ही जगह पर और सब कुछ फ्रीज कर देती है, इसी तरह जब नफरत हमारे दिलों में जमनी शुरू हो जाती है तो क्या होता है कि फिर हम उसके बियॉन्ड जाके सोच ही नहीं पाते। अब अगर आपको किसी के प्रति कोई भी नफरत है या कोई भी भावना है जो हमने मन में हम लेकर बैठे हुए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हम कभी उसका बेनिफिट तो सोचेंगे नहीं। अगर वो नफरतें जमनी शुरू हो गई, एक व्यक्ति एक जो है वो दूसरे व्यक्ति से या सोसाइटी में किसी और से अगर नफरत के भाव रखेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो कभी उसका अच्छा तो सोचेगा नहीं, वो सोचेगा तो उससे का बुरा ही। तो इसलिए जो है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इन दोनों चीज़ों को जो है वो कंपैरिजन किया है फायर और आइस के साथ, कि जो हमारी फायर है वो भी निरंतर हमारी डिजायर्स की तरह बढ़ती चली जाती है और आइस जो है वो नफरतों की तरह है कि लोगों के दिलों में आजकल नफरतें जो है वो ज़्यादा है। और वो है क्यों? क्योंकि हम कभी भी पॉजिटिव सोचते नहीं हैं। द मैटर इज दैट कि हम बिना सोचे समझे दूसरे की किसी भी बात को सुन के उसके प्रति जजमेंट जो है अपनी देनी शुरू कर देते हैं, जो कि आई थिंक बहुत ज़्यादा गलत है। वी हैव नो राइट टू जज एनीवन।
हमें किसी भी प्रकार का हक नहीं है कि हम दूसरों को जज कर सकें कि वो व्यक्ति कैसा है। क्योंकि कई बार हमारे सामने क्या होता है, ऐसी कंडीशन आ जाती हैं, हमें दिखता कुछ और है पर सामने वाला कर किसी और वजह से रहा होता है, पर हम अपनी जजमेंट दे देते हैं नहीं ये व्यक्ति तो है ही ऐसा। तो इसीलिए इस पॉइंट की जो मेन इसेंस है वो यही है कि हमें एक तो सबसे पहले हेटर्ड को अपने मन से हटाना पड़ेगा, जो हमारी नफरतें हैं, और हमें अपनी इच्छाओं पे जो है वो कंट्रोल करना पड़ेगा। तभी जो है हम इस दुनिया को डिस्ट्रक्शन होने से बचा सकते हैं। ठीक है जी, तो ये 2 पॉइंट्स हैं दोनों की। एक आपको कल बताई गई थी डस्ट ऑफ स्नो की समरी, एक पॉइंट की समरी जो है वो आपको आज बताई गई है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, विच इज फायर एंड आइस। ठीक है, तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको साइंस के कुछ क्वेश्चंस और एक समरी के साथ दोबारा मिलेंगे।